नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। आप देख रहे हैं खबर चालीसा, धुआंधार खबरों का इंफॉर्मेशन से भरा एक ऐसा बुलेटिन जहां होती है दिन भर की हर हलचल, दुनिया की, देश की और तमाम हर बड़े जगत की हर छोटी बड़ी खबर, वो भी फटाफट अंदाज में। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 40 खबरों का सुपरडोज, यानी आज की खबर चालीसा। पालघर की घटना के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भरोसा दिलाया कि साधुओं की हत्या करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन इस मामले को धार्मिक रंग देने की कोशिश न की जाए। इस हत्याकांड के पीछे कोई धार्मिक वजह नहीं है, यह मामला गलतफहमी का है। किसी को भी हम छोड़ेंगे नहीं। वो इसमें मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि जो भी लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आग ना लगाए। ये कोई मजहब की बात नहीं है, सिर्फ गलतफहमी जो हुई इस कारण इनकी हत्या हुई, लेकिन इसके बावजूद हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं समेत 3 लोगों की पीट कर हत्या करने के मामले में अब गृह मंत्रालय ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। गृह मंत्रालय अमित शाह के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फोन पर बातचीत की और मामले की रिपोर्ट मांगी है। गुरुवार को लोगों की भीड़ ने चोर के शक में 2 साधुओं और एक ड्राइवर को इतना पीटा कि उनकी मौत हो गई। इस मामले में उद्धव ठाकरे ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। अब तक 110 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें 9 नाबालिग हैं, उन्हें बाल सुधार गृह भेजा गया है। पुलिस ने हत्या, दंगा करने और सरकारी कर्मचारी पर हमला करने के केस दर्ज किए हैं। राज्य सरकार ने घटना पर एक्शन लेते हुए एक असिस्टेंट इंस्पेक्टर और एक सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। पालघर में साधुओं की हत्या से जहां एक ओर संत समाज नाराज है, वहीं दूसरी ओर उद्धव ठाकरे पर राजनीतिक हमले शुरू हो गए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी का कहना है कि साधु संत लॉकडाउन के बाद पालघर की ओर कूच करेंगे। ये बहुत ही गंभीर है। जिस क्रूरता के साथ उनको मारा गया है, और इसमें सबसे शर्मनाक बात यह है कि पुलिस के सामने इस प्रकार से भीड़ लोगों को मारती है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद लॉकडाउन के बाद जूना अखाड़े से बात करके, हमारे महामंत्री हरिगिरी से बात करके, 13 अखाड़ों की बैठक बुला करके हम लोग एक विशाल संत महात्माओं को ले जा करके महाराष्ट्र सरकार को घेरेंगे, इसकी जांच की जाए। इधर कुछ शहरों में बढ़ते कोरोना संकट पर गृह मंत्रालय ने चिंता जाहिर की है। गृह मंत्रालय के मुताबिक मुंबई, दिल्ली, इंदौर और जयपुर में हालात अब भी गंभीर हैं। गृह मंत्रालय ने केरल और बंगाल सरकार के लॉकडाउन में ढील देने पर आपत्ति जताई है। गृह मंत्रालय ने इन दोनों राज्यों को चिट्ठी लिखकर लॉकडाउन नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा है। इधर केरल सरकार ने गृह मंत्रालय की नाराजगी पर कहा कि कुछ गलतफहमी हुई है, लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन हो रहा है। हमने केंद्र के दिशा निर्देशों के मुताबिक ही ढील दी है। जो भी गलतफहमियां हैं उन्हें हम दूर कर देंगे। केरल सरकार की ओर से नियमों में ढील देने के बाद आज सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर निकल आए थे। देश में आज से बिना हॉटस्पॉट वाले इलाकों में लोगों को छूट मिलनी शुरू हो गई है। जिन इलाकों में छूट दी गई है वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। हॉटस्पॉट वाले इलाकों में पहले की तरह केवल जरूरी सेवाओं में ही छूट रहेगी। जो इलाके हॉटस्पॉट नहीं है वहां पर आज से कृषि, मछली पालन, पशुपालन, माल ढुलाई और मनरेगा से जुड़ी गतिविधियां शुरू हो गई हैं। प्राइवेट कंपनियां, कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रीज भी शुरू हो गई हैं। यहां पर सभी सरकारी दफ्तर भी खुले हैं। मंत्रालयों और सरकारी दफ्तरों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी की है। सरकारी कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा और मास्क पहनकर काम करना होगा। लॉकडाउन में छूट दिल्ली वालों को नहीं मिलेगी, क्योंकि दिल्ली का 80% एरिया रेड जोन में है। दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया है कि दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या हर दिन बढ़ रही है। रेड जोन और हाई रिस्क जोन में कोई ढील नहीं दी जा सकती। मौजूदा पाबंदियां अगले 1 हफ्ते तक जारी रहेंगी। 27 अप्रैल को दिल्ली सरकार दोबारा से हालात की समीक्षा करेगी। इसके आधार पर सरकार आगे कोई फैसला करेगी। दिल्ली का तुगलकाबाद एक्सटेंशन तीसरा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। तुगलकाबाद एक्सटेंशन से 35 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। दिल्ली के साथ साथ पंजाब ने भी लॉकडाउन में किसी प्रकार की छूट देने से इनकार किया है।
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि गेहूं खरीद को छोड़कर बाकी किसी भी काम की छूट नहीं मिलेगी। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों ने पिछले कुछ दिनों में तेजी पकड़ी है। इस बीच सरकार ने आज से राज्य में रैपिड टेस्टिंग की शुरुआत कर दी। इससे कोरोना से जुड़े मामलों की जल्द से जल्द पहचान हो सकेगी और टेस्ट का रिजल्ट भी कम समय में आएगा। दिल्ली में सभी हॉटस्पॉट इलाकों से रैपिड टेस्टिंग की जाएगी। दिल्ली में करीब 80 इलाकों को संवेदनशील घोषित किया गया है। दिल्ली सरकार को 42,000 रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट मिले हैं, जिसका इस्तेमाल एक हफ्ते में करना है। टेस्टिंग से पहले इस किट का ट्रायल और प्रशिक्षण LNJP अस्पताल में किया गया। दिल्ली में कोरोना के 2000 से ज्यादा मामले हैं, जबकि 45 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में एक बड़ी राहत की खबर है। दिल्ली में पिज्जा डिलीवरी बॉय के कांटेक्ट में जितने लोग आए थे वो सभी कोरोना से सुरक्षित हैं। उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। पिछले हफ्ते पिज्जा डिलीवरी बॉय से कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। इसके संपर्क में आए इसके 16 साथियों का कोरोना टेस्ट कराया गया। इनकी रिपोर्ट आई। पिज्जा बॉय ने जिन 72 घरों में पिज्जा डिलीवरी की थी उन सभी परिवारों की कोरोना रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। उत्तर प्रदेश के 19 जिलों को छोड़कर बाकी सभी जिलों में लॉकडाउन में छूट मिलेगी। सीएम योगी ने केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक छूट देने का निर्देश दिया है। 10 से ज्यादा कोरोना केस वाले जिलों में छूट का फैसला जिलाधिकारी पर छोड़ा गया है। यूपी में जहां पर छूट दी गई है वहां के सभी सरकारी ऑफिस आज से खुल जाएंगे। इसके लिए मुख्य सचिव ने सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। 9 तरह के उद्योगों को सशर्त चलाने की अनुमति दी गई है। फाउंड्रीज, इसके अलावा पेपर, चीनी मिलों को चलाने की अनुमति दी गई है। मुरादाबाद किसी तरह की छूट यहां नहीं दी जाएगी। यहां पर छूट के बारे में फैसला 26 अप्रैल की बैठक में लिया जाएगा। नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर में भी लॉकडाउन में कोई ढील नहीं दी जाएगी। जिले में लॉकडाउन पहले जैसा चल रहा था वैसा ही लागू रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का आज निधन हो गया। 89 साल के आनंद सिंह बिष्ट का दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा था और उनकी हालत गंभीर थी। वहीं पिछले कई दिनों से वेंटिलेटर पर वो थे और उन्होंने आज सुबह 10:40 पर अंतिम सांस ली। उन्हें 13 मार्च को किडनी और लिवर की समस्या के बाद भर्ती कराया गया था। उनका अंतिम संस्कार कल हरिद्वार में होगा। सीएम योगी अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि लॉकडाउन का पालन करें और अंतिम संस्कार में कम से कम लोग जाएं। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में काफी उठा-पटक के साथ कारोबार देखने को मिला। अंत में सेंसेक्स 59 अंक चढ़कर निफ्टी 5 अंक गिरकर बंद हुए। इंट्राडे में निफ्टी ने 2 बार 9,300 का स्तर पार किया, लेकिन क्लोजिंग लाल निशान में फ्लैट हुई। वहीं निफ्टी बैंक में आखिरी घंटे में गिरावट बढ़ी और ये आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आया। आज के कारोबार में पीएसयू बैंक, रियल्टी, आईटी और फाइनेंस सर्विसेज सेक्टर को छोड़कर सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। निशान में बंद होने के बाद प्राइवेट बैंक इंडेक्स आज 1.27%, मेटल इंडेक्स 3.2%, ऑटो इंडेक्स 1.68% और एफएमसीजी इंडेक्स करीब 2% गिरकर बंद हुए। आज के कारोबार में तेल गैस शेयरों में अच्छी बढ़त रही। बीएससी का ऑयल एंड गैस इंडेक्स आज 1% की तेजी के साथ बंद हुआ। बढ़ने वाले शेयरों में टाटा मोटर्स, सन फार्मा, एचडीएफसी बैंक और एनटीपीसी शामिल रहे, जबकि गिरने वाले शेयरों में हिंडाल्को, एक्सिस बैंक और आईटीसी रहे। बायोकॉन और जीएमएम फॉडलर 52 हफ्ते की ऊंचाई को छूते नजर आए। इन्फोसिस का चौथी तिमाही का मुनाफा अनुमान से खराब रहा है। कंपनी का मुनाफा 4,460 करोड़ रुपए से घटकर 4,320 करोड़ रुपए पर हो गया। कंपनी की चौथी तिमाही में आय 23,090 करोड़ रुपए से बढ़कर 23,270 करोड़ रुपए हो गई। कंपनी ने 9.5 रुपए का फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2021 के लिए गाइडेंस नहीं दिया है। कोरोना संकट के बीच कंपनी ने बताया कि उसके 93% कर्मचारी घर से काम कर रहे हैं। प्रोडक्शन कटौती के फैसले से भी कच्चे तेल को कोई सहारा नहीं मिल रहा है, बल्कि क्रूड की कीमतों में रिकॉर्ड गिरावट देखी जा रही है। एमसीएक्स क्रूड पहली बार 1100 रुपए के नीचे फिसल गया। WTI क्रूड का भाव तो 20% टूटकर $14 के नीचे चला गया है, जो कि 21 साल का सबसे निचला स्तर है। 18 साल बाद ब्रेंट क्रूड भी $27 के नीचे फिसल गया। एमसीएक्स क्रूड और WTI क्रूड की कीमतों में 20% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। मांग में भारी कमी और ओवर सप्लाई की वजह से क्रूड की कीमतों में यह गिरावट देखने को मिल रही है।
सोने चांदी में आज सुस्ती के साथ कारोबार नजर आया। एमसीएक्स पर मामूली गिरावट के साथ सोना 45,700 रुपए के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा, जबकि चांदी में भी हल्की गिरावट रही। चांदी 42,700 के ऊपर बंद हुआ। इंश्योरेंस रेगुलेटर इडाई ने कोरोना वायरस के चलते जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। कंपनियों को इलाज के लिए क्लेम आवेदन को 2 घंटों के भीतर निपटाना होगा। इडाई के मुताबिक कंपनियों को इलाज के लिए क्लेम आवेदन का 2 घंटे के भीतर निपटारा करना होगा। डिस्चार्ज की सूचना मिलने के 2 घंटे के भीतर फैसले की सूचना मरीज और हॉस्पिटल को देनी होगी, ताकि पीड़ित मरीज को परेशानी न हो। मार्च में भी इडा ने क्लेम निपटाने के लिए ऐसा तंत्र और प्रक्रिया स्थापित करने का आदेश दिया था, जो 24 घंटे सक्रिय रहे, और टीपीए को भी जरूरी दिशा निर्देश का आदेश दिया था। लॉकडाउन के चलते एयरलाइंस का बिजनेस ठप पड़ गया है। अब एयर इंडिया ने भी अपने कर्मचारियों के अप्रैल की सैलरी में 20% की कटौती का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक जिनका मासिक वेतन 50,000 रुपए या उससे कम है, उनके वेतन में कटौती नहीं होगी। इसके पहले इंडिगो, स्पाइस जेट और विस्तारा जैसी दूसरी घरेलू विमानन कंपनियां भी इस तरह की घोषणा कर चुकी हैं। सूत्रों ने बताया कि एयर एशिया इंडिया ने अपने कर्मचारियों के अप्रैल वेतन में 20% तक की कटौती की है। सीनियर मैनेजमेंट वेतन में 20% की कटौती होगी, जबकि दूसरी श्रेणियों में आने वाले अधिकारियों के वेतन में 17%, 13%, 7% की कटौती होगी। देश में लॉकडाउन का असर दिख रहा है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दुगना होने की रफ्तार कम हो चुकी है। पहले 3 से 3.5 दिन में कोरोना मरीज दुगने हो रहे थे, अब 7.5 दिन का वक्त लग रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 23 राज्यों के 59 जिलों में बीते 14 दिन से कोरोना का एक भी केस सामने नहीं आया है। 19 अप्रैल तक 18 राज्यों में कोरोना के मरीजों के दुगना होने की रफ्तार बेहद कम हुई है। हालांकि देश में अब भी 17,265 मरीज हैं, जिसमें से 2547 लोग ठीक हो चुके हैं। 24 घंटे में 316 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 36 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कई राज्यों में अब भी लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है। अब तक टोटल 2,546 लोग क्योर हो चुके हैं, जो कि हमारी ओवरऑल क्योर परसेंटेज को 14.75% तक लेके जाता है। कल से एडिशनल कंफर्म केसेस देश में 1,553 आए हैं, विच टेक द टोटल नंबर ऑफ कंफर्म केसेस इन द कंट्री टू 17,265। लास्ट 24 आवर्स में 36 न्यू डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं। कोरोना संकट पर अच्छी खबर मिल रही है। गोवा देश का पहला कोरोना मुक्त राज्य बन गया है, जहां कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। गोवा के 7 संक्रमित ठीक होकर घर लौट गए हैं। देश में अब 54 जिले ऐसे हैं जहां 14 दिन से कोई मरीज नहीं आया है। गोवा के अलावा मणिपुर दूसरा राज्य है जहां कोरोना से मुक्ति मिली है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने ट्विटर पर इसकी घोषणा की। राज्य में कोरोना के 2 मरीज थे जो ठीक होकर अपने घर वापस जा चुके हैं। राज्य में जारी सख्ती के चलते कोरोना का कोई नया केस अब तक रजिस्टर नहीं हुआ है, जबकि गोवा के सीएम ने कहा कि जनता 3 मई तक ऐसे ही सहयोग करती रही तो और बेहतर रहेगा। देश में कोरोना फाइटर्स पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। अब बेंगलुरु में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला किया गया है। दरअसल बेंगलुरु के पदरायणपुर पुलिस में 41 लोगों को क्वारंटाइन करने पहुंची थी। यह इलाका हॉटस्पॉट की श्रेणी में था, लेकिन वहां के लोगों ने स्वास्थ्य कर्मियों और अधिकारियों पर हमला बोल दिया। इस हमले के मामले में 54 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 5 पर एफआईआर दर्ज हुई है। मध्य प्रदेश की सरकार राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों को वापस लाने के लिए बस भेजेगी। कोटा में फंसे छात्रों को लेने 100 बसें जाएंगी। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों के ये छात्र प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए कोटा में रह रहे थे। एक बस में 6 से 8 छात्रों को लेकर उन्हें घर पहुंचाया जाएगा। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों के ये छात्र प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए कोटा में रह रहे थे। देश में जारी लॉकडाउन के खत्म होने के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने कहा कि पहले देश और समाज जरूरी है। उन्होंने कहा कि संत समाज का मत है, इसलिए अब तक देश सामान्य अवस्था में नहीं आ जाता, कोई उत्सव का आयोजन नहीं होगा। कोरोना वायरस संक्रमण का 4 धाम यात्रा पर असर पड़ा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए 3 मई तक लॉकडाउन किया गया है, जिसे देखते हुए बद्रीनाथ और केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथियों में बदलाव किया गया है। इस बार बद्रीनाथ और केदारनाथ के कपाट देर से खुलेंगे। केदारनाथ धाम के कपाट अब 29 अप्रैल की जगह 14 मई को खुलेंगे, जबकि बद्रीनाथ के कपाट 30 अप्रैल की जगह 15 मई को खोले जाएंगे।
उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटर की पढ़ाई अब सीधे दूरदर्शन के माध्यम से कराई जाएगी। यानी विद्यार्थी अब घर बैठे ही दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण देखकर अपनी क्लासेस अटेंड कर सकेंगे। शिक्षा विभाग ने इसकी कार्य योजना तैयार कर ली है और जल्दी ही ये क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी। इस काम के लिए राजधानी में 10वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई पर अच्छी पकड़ और जानकारी रखने वाले राजकीय कॉलेज और निजी विद्यालयों के शिक्षकों को तलाशा जा रहा है। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधु समेत 3 लोगों की हुई मॉब लिंचिंग की घटना को पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने शर्मनाक करार दिया। इरफान ने इस घटना को लेकर एक ट्वीट किया और दुख जाहिर किया। पठान ने लिखा कि पालघर मॉब लिंचिंग की तस्वीरें बेहद दुख पहुंचाती हैं, काफी भयानक और बर्बर, शर्मनाक। पुलिस के मुताबिक मॉब ने इको वैन में बैठे साधु और उनके ड्राइवर को चोर समझकर उनकी मॉब लिंचिंग कर दी। लॉकडाउन के बीच हेयर कट नहीं करा पा रहे हैं तो मास्टर ब्लास्टर सचिन से सीखिए। सचिन ने घर पर ही खुद अपने बाल काटकर नया लुक लिया है। फैंस को सचिन का ये नया लुक काफी पसंद आया और उन्होंने मास्टर ब्लास्टर की इस पोस्ट पर अपने रिएक्शन भी दिए। इधर विराट कोहली ने घर पर शेविंग का वीडियो पोस्ट किया है और लोगों से कहा है कि वो भी ऐसा करें। कोहली अपनी फिटनेस और लुक्स पर भी खासा ध्यान देते हैं। वो पिछले कई साल से दाढ़ी रख रहे हैं। क्रिकेट फैंस को खास तौर पर उनका ये लुक काफी पसंद आता है। विराट ने ट्रिम एट होम चैलेंज शुरू किया है। जापान के एक वायरोलॉजिस्ट ने चेतावनी दी है कि ओलंपिक खेल अगले साल 2021 में भी नहीं हो पाएंगे। कोबे यूनिवर्सिटी में संक्रमण रोगों के प्रोफेसर कोंटारो इवाटा ने कहा कि ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं लगता कि अगले साल भी ओलंपिक के आयोजन की संभावना है। जापान और आईओसी टोक्यो ओलंपिक्स को जुलाई 2021 तक स्थगित करने पर सहमत हो गए थे, लेकिन अब इस नए दावे से खलबली मची हुई है। देश में कोरोना वायरस की वजह से जहां लॉकडाउन जारी है, इस बीच सलमान खान ने अपना एक गाना प्यार करोना रिलीज किया। इस गाने के जरिए सलमान खान ने खुद इस गाने को गाया है। इस गाने के जरिए सलमान कोरोना को लेकर जागरूकता फैला रहे हैं। महाराष्ट्र के पालघर में अफवाहों से 3 लोगों की जान ले ली। एक्टर फरहान अख्तर का भी इस पर रिएक्शन सामने आया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि हिंसा की कड़ी निंदा की जानी चाहिए। फरहान ने कहा कि इस हिंसा की कड़ी निंदा करता हूं जिसने पालघर में 3 लोगों की जान ले ली। उपद्रवी भीड़ की समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए और मुझे आशा है कि हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया गया है और न्याय भी जल्द से जल्द किया जाएगा। फिल्म मेकर सुभाष घई ने सोशल मीडिया पर एक थ्रोबैक फोटो शेयर की है जो जमकर वायरल हो रही है। 90s के सुपरस्टार्स के साथ इस फोटो में सुभाष घई, सलमान खान, आमिर खान, गोविंदा, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर एक साथ नजर आ रहे हैं। तस्वीर में बेबी सोनम और छोटे टाइगर श्रॉफ भी नजर आ रहे हैं। तस्वीर शेयर करते हुए सुभाष घई ने लिखा, सांप्रदायिक सद्भाव पर प्यार की गंगा बहे 1991 नाम की मेरी शॉर्ट फिल्म की शूटिंग के दौरान 90 के दशक के सुपरस्टार्स एक साथ, टाइगर और सोनम, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर की गोद में। मशहूर कार्टून कैरेक्टर्स टॉम एंड जेरी, पोपाय द सेलर मैन जैसे शानदार कार्टून फिल्म के निर्देशक और निर्माता जीन डाइच का 95 साल की उम्र में निधन हो गया। जीन डाइच 16 अप्रैल को अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए और इस खबर की पुष्टि उनके करीबी पीटर हिमल ने 18 अप्रैल को की। दुनिया भर को अपने कार्टून कैरेक्टर्स का दीवाना बना चुके जीन पहले उत्तरी अमेरिका में सेना से जुड़े हुए थे।